तो करिए स्टूडेंट, प्रीपोजिशन की नई क्लासेस में आप वन शॉट कह सकते हैं कि एक साथ में आप कई प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे। आपने देखा कि कई वर्ड्स यहाँ लिखे हुए हैं और इन सबके साथ एक ही प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो आप नियम क्या है, निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फार का प्रयोग होता है। निम्नलिखित शब्दों के साथ प्रीपोजिशन फार का प्रयोग होता है। इन शब्दों में क्या है, सबसे पहला वर्ड क्या है, अफेक्शन है। उसके बाद क्या है, एंजाइटी है। उसके बाद क्या है, एम्बिशन है। उसके बाद क्या है, एप्टीट्यूड है। उसके बाद क्या है, केयर है। उसके बाद क्या है, कंपेंसेशन है। उसके बाद क्या है, कंटेंट है। उसके बाद क्या है, कैंडिडेट है। उसके बाद डिजायर। उसके बाद क्या, ईगर, एलिजिबल, फील, फिट, गुड, ग्रेटफुल, गारंटी, होप, मैच, नीड, अपॉर्चुनिटी, पिटी, प्रिपेयर, प्रॉपर, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी, सफिशिएंट, सो, यूजफुल, विजन। ये इतने ऐसे शब्द हैं जिन सबके साथ हमें किसका प्रयोग करना है, प्रीपोजिशन फार का, जिसमें से कई ऐसे शब्द हैं जिनका परीक्षा में कई बार रिपीटेशन किया गया है। फ्रीक्वेंसी का, क्या है, कंडीशन का, एंजाइटी का, केयर का, और उसके बाद क्या, ये कैंडिडेट का, डिजायर का, ईगर का, एलिजिबल का, और ये फिट का भी पूछा था, फिट का, और इसके बाद ये प्रिपेयर्ड का, क्वालिफाइड का बहुत बार पूछा है, क्वालिफाइड का बहुत बार कई परीक्षाओं में पूछा है, रेडी का पूछा है, सफिशिएंट का पूछा है, श्योर का पूछा है, यूजफुल का पूछा है। तो जितना मैंने ट्रिक लगाया है ये फ्रीक्वेंटली आस्क्ड प्रीपोजिशंस है। इस पे ना प्रीपोजिशन को बार-बार पूछा गया है, ठीक है ना। और सिर्फ आपको क्या याद रखना है कि जो बोर्ड पे जितने वर्ड दिए गए हैं इसको सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए और सबको वन बाय वन याद करिए। अफेक्शन, एंजाइटी, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, केयर, कंपेंसेशन, कंटेंट, कैंडिडेट, डिजायर, ईगर, एलिजिबल, ऐसे करके पोएम की तरफ याद करिए इनको। पोएम की तरफ याद करके सबके साथ अंत में क्या लगेगा, फार लगेगा। अगर ये इस तरीके से आपने याद कर लिया तो प्रीपोजिशन आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा जिसकी कोई लिमिट नहीं होगी। तो एक साथ सोचिए कि इतने वर्ड्स के साथ आपको एक ही प्रीपोजिशन को याद करना है। तो सिर्फ आपको क्या याद करना है, वर्ड्स याद करने हैं। आपको सिर्फ वर्ड्स को याद करना है। अफेक्शन, अफेक्शन याद करें, अफेक्शन के साथ फार ना, ठीक है। पंडित नेहरू हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर इंडिया या इट्स पीपल, ठीक है। एंजाइटी, ठीक है। क्या, सदाओस फादर वाज एंजाइटी फॉर हिज सन, सदाओ के पिताजी की चिंता किसके प्रति थी, अपने बेटे के प्रति थी। क्या, एम्बिशन मींस उद्देश्य, ही हैड अ ग्रेट एम्बिशन फॉर हिज गोल, फॉर हिज टारगेट, कुछ भी कर सकते हैं। एप्टीट्यूड, केयर, केयर वाला पूछता है, ठीक है। शी डिड नॉट केयर फॉर हर रिजल्ट, शी डिड नॉट केयर फॉर हर लाइफ, ऐसे कर सकते हैं। कंपेंसेशन भी सुधा छूट। उसके बाद कंटेंट, संतुष्टि के, कैंडिडेट बहुत बार पूछा ना, ही इज कैंडिडेट फॉर एन एमएलए। नहीं तो हम कैंडिडेट प्रत्याशी करते, चलो सुनो वो आता नहीं क्या आपको, एकदम धोने लगते हैं इधर उधर ना, क्या कहते हैं, कैंडिडेट है ना। तो आप क्या पूछ सकते हैं, वो अगर इंग्लिश बताएंगे जाएंगे, ही इज कैंडिडेट फॉर एन एमएलए, ही इज कैंडिडेट फॉर विलेज में, ग्राम प्रधान की आप बता सकते हैं ना। चलिए, कैंडिडेट हो गया, डिजायर हो गया, ठीक है। डिजायर, he had great desire for money, he has great desire for money, eager, eligible, free, fit, fit का कई बार पूछा है। he is fit for this post, fit means उपयुक्त, उपयुक्त कहते हैं, he is fit for this post, और fit का eligible होगा, fit means क्या होगा, eligible, he is eligible for this post। और बार-बार क्या पूछता है कि क्या है ये अपॉर्चुनिटी, ये प्रिपेयर्ड, भगत सिंह वाज ऑलवेज प्रिपेयर्ड फॉर हिज डेथ, भगत सिंह हमेशा के लिए तैयार थे। और क्या, क्वालिफाइड का, मिस्टर शर्मा इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, मिस्टर शर्मा इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, ही इज रेडी फॉर दिस वर्क, ही इज रेडी फॉर दिस वर्क, ही इज रेडी फॉर प्ले, ठीक है। और सफिशिएंट ना, दिस मार्कर इज सफिशिएंट फॉर योर एजुकेशन, ठीक है। तो सफिशिएंट का प्रयोग करते हैं। और श्योर,
आई एम श्योर फॉर योर सक्सेस, आई एम श्योर फॉर योर सक्सेस, ठीक है। यूजफुल, हार्ड वर्क इज यूजफुल फॉर योर सक्सेस, हार्ड वर्क इज यूजफुल फॉर योर सक्सेस। या मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल फॉर योर हेल्थ, मॉर्निंग वॉक इज यूजफुल फॉर योर हेल्थ। विश और यदि इच्छा करता होता है और विश मींस ना, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ लिखा था विश का कि डिजायर है, लेंचो हैज ग्रेट विश फॉर मनी, कुछ भी कर सकते हैं ना। तो इन शब्दों में किनका किनका लिखवा दिया जाए, कोई अपने से लिख दीजिए ना, ठीक है। कंटेंट का बताइए। हाँ लिखिए, कंटेंट का ना, ठीक है। कंटेंट किसका होता है, सेटिस्फाइड, ठीक है, ठीक है। ये देखिए, ही वाज कंटेंट, और इसी कंटेंट में होता है गिल्टी, हिज कंटेंट फॉर मर्डर, हो गया जी। उसके बाद हिज कैंडिडेट फॉर the post of prime minister, for the post of the prime minister, for the post of the prime minister, for the post of the prime minister, हो गया। सॉरी लिखा है ना, देखिए आई एम सॉरी फॉर दिस, सॉरी कुछ लिखा नहीं, सॉरी क्या था, आई एम सॉरी फॉर दिस, हाँ ये आई एम सॉरी फॉर दिस। क्वालिफाइड का बात पूछता है, ठीक है। तो मिस्टर शर्मा इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, लिखा नहीं क्या, मिस्टर शर्मा इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट, मिस्टर शर्मा इज क्वालिफाइड फॉर दिस पोस्ट। एक गुड भी लिखा है इसमें ना, ठीक है। He is good for this work, he is good for this work। बस आपको क्या डियर स्टूडेंट समझना है कि जितने भी वर्ड्स लिखे गए हैं सबके साथ प्रीपोजिशन फॉर, सबके साथ क्या आएगा, प्रीपोजिशन फॉर, ठीक है ना। यहाँ कोई दिक्कत नहीं ना, क्लियर हो जाएगा ना। चलिए ठीक है, नोट कर लीजिए एक बार अच्छे से आप लोग। कि निम्नलिखित शब्दों के पश्चात प्रायः प्रीपोजिशन किसका प्रयोग करते हैं, फ्रॉम। कौन कौन शब्द है, एब्सटेन, एब्सटेन का अर्थ क्या होता है, परहेज करना, एब्सटेन का अर्थ क्या होता है, परहेज करना। तो क्या कह सकते हैं, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम आवर बैड हैबिट्स, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, कह सकते हैं ना। तो जब भी एब्सटेन आए, एब्सटेन का अर्थ होता है परहेज करना, तो हम क्या कह सकते हैं, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम अल्कोहल, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम स्मोकिंग, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम बैड हैबिट, वी शुड एब्सटेन फ्रॉम बैड कंडक्ट, ठीक है ना। तो एब्सटेन फ्रॉम का अर्थ क्या होता है, परहेज करना। तो जब भी एब्सटेन आएगा इसके साथ प्रीपोजिशन कौन सा आएगा, फ्रॉम आएगा। डिपार्ट मींस क्या, रोकना। ये तो आपको बहुत बात सुनना ना, हमारे स्कूल हुआ था डिपार्ट सेंटर ना बनी का, डिपार्ट इसका होता है वंचित हो जाना या रोक दिया जाना। दिस स्कूल इज डिबार्ड फ्रॉम सेंटर, दिस स्कूल इज डिबार्ड फ्रॉम इंडियन गवर्नमेंट, दिस स्कूल इज डिबार्ड फ्रॉम द क्या है, एजुकेशन पॉलिसी, कुछ भी कह सकते हैं ना। तो डिबार्ड के साथ कभी क्या आएगा, फ्रॉम। अच्छा, डिफर मींस क्या होता है, भिन्न, अलग ना। कह सकते हैं कि याग्नि इज डिफर फ्रॉम रागिनी, याग्नि इज डिफर फ्रॉम रागिनी, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना। दिस मार्कर इज सॉरी मार्कर नहीं पेन है, दिस मार्कर इज डिफर फ्रॉम दैट, डिफर फ्रॉम दैट, ठीक है ना। तो क्लियर हो रहा है ना। चलिए, और उसके बाद प्रिवेंट किसका होता है, रोकना, ठीक है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर, फ्रॉम गो देयर, उन्होंने मुझे वहां जाने से रोका, ठीक है। ही प्रिवेंटेड मी फ्रॉम गो देयर, क्या होता है, प्रोटेक्ट मींस क्या होता है, रक्षा करना, ठीक है।
द डॉक्टर प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम कोरोना, द डॉक्टर प्रोटेक्टेड मी फ्रॉम कोरोना, या द किंग प्रोटेक्टेड द स्वान फ्रॉम द हंटर, लिख सकते हैं ना। तो प्रोटेक्ट के बाद क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। अच्छा, उसके बाद क्या रिकवर में इसका मतलब ठीक होना, सी इज रिकवरिंग फ्रॉम कोरोना, सी इज रिकवरिंग फ्रॉम फीवर, सी इज रिकवरिंग फ्रॉम डिसेंट्री, ठीक है ना। तो इन सबके साथ इसका प्रयोग होगा फ्रॉम। तो कौन कौन से वर्ड है, एब्स्टेन है, डिपार है, डिफर है, प्रिवेंट है और प्रोटेक्ट है और रिकवर है। मुख्य रूप से इतने शब्द हैं, इनके साथ जब भी प्रीपोजिशन आएगा तो कौन सा आएगा, फ्रॉम, ठीक है। देश में आपको इन शब्दों को आपको याद करना पड़ेगा। इंग्लिश में देखिए, इंग्लिश हमारी कमजोर क्यों होती है, क्योंकि इसमें हम कम जोर लगा पाते हैं ना, क्योंकि अपनी भाषा तो है नहीं, ये रटी रटाई भाषा है, इस पे तुमको मेहनत करना है। तो मेहनत करने के लिए बेटा हमें एक्विजिशन करना पड़ेगा। लर्निंग इज नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश। कुछ लोग कहते हैं कि हम रटाएंगे नहीं पढ़ाएंगे, रटाएंगे नहीं सिखाएंगे, ऐसा कहते हैं ना। इट इज नॉट पॉसिबल इन इंग्लिश, ठीक है। इंग्लिश में क्योंकि हमारी मदर टंग तो है नहीं, ठीक है, फॉरेन कंट्री की लैंग्वेज है, ठीक है। सीखना पॉसिबल कब होता है, जब मदर टंग होती है। तो कई इसमें सर्टेन चीजें हैं जिससे हम क्या रट के सीख सकते हैं। अब इसमें हम क्या सीखेंगे, हमें रटना ही पड़ेगा ना कि एब्स्टेन के साथ में किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है, डिपार के साथ किसका प्रयोग करना है, फ्रॉम का प्रयोग करना है। क्या इसमें क्या सीख सकते हैं, कुछ सीखने वाली कोई लॉजिक तो है नहीं कि हम एकदम सीख लेंगे कि भाई डिपार है, इसमें डी ई आया, इसलिए इसमें भी कहीं ओ नहीं दिख रहा तो ओ लाकर जोड़ कैसे बना देंगे, ऐसा कोई नियम तो है नहीं, ठीक है। तो कुछ सर्टेन चीजें होती हैं जिनको हमें क्या होता है, रटना ही पड़ता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन सभी वर्ड्स को क्या करना पड़ेगा, बाय हार्ट रटना पड़ेगा, और इसके साथ क्या प्रिपरेशन लगेगा, ये सब रटना पड़ेगा, ठीक है। सीख कर हम नहीं करना है, रटना पड़ेगा, ठीक है ना। और रटना भी सीखने का एक पार्ट है, रटना भी एक सीखने का पार्ट है, ठीक है। तो यहाँ तक आई क्लियर हो गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ज्यादा एक क्लास में ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं दे रहा हूँ, क्यों नहीं दे रहा ना, कि याद नहीं हो पाएगा, इतना ही बड़ा रहने देते हैं ताकि ना आराम से इस क्लास में आप लोगों से कुछ शेड्यूल में इसमें वर्ड पूछूंगा और उसके साथ कौन सा प्रिपरेशन लगेगा आपको बताना रहेगा, ठीक है ना। और आपको क्या करना है कि खूब अच्छे से नोट बना करके और वन बाय वन हर एक वर्ड्स को याद कर डालना है। अब आपको ये सिर्फ कितने वर्ड तैयार हुए, पिछले में लगभग 15-20 तैयार हुए, और ये 5 कितने हैं, 6 वर्ड जहाँ है, तो लगभग 30 आज के आसपास अगर एक दिन में वर्ड्स तैयार होते हैं ना, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। हाँ, लेकिन याद होना चाहिए, ये नहीं कि क्लास में देखे या यूट्यूब पे देखे, ऑफलाइन क्लास में तो देखेंगे आप तो यूट्यूब क्लास पे देखेंगे और पता चला घर पे जाके नोटबुक बंद करके सो गए। कभी परीक्षा बहुत दिन बाद, परीक्षा फरवरिया में हुई, अब कैसे कहे जाते हैं ना, फिर ठंडक आ जाएगी, ठंडक में क्या आप कैसे पोस्टपोन करेंगे। आज तो दीपावली आने वाली है, दीपावली के बाद से मम्मी कसम खा के कहते पढ़ेंगे ना, दीपावली के बाद उड़ा देंगे, तो किताब फाड़ के रख देंगे, कहते हैं ना। फिर दीपावली आ गई, सुबह ठंडा लग रही है, शाम को पढ़ेंगे, शाम को पढ़ेंगे ना, अभी तो सुबह पढ़ लेते हैं, सुबह 4 बजे उठेंगे फिर पढ़ लेंगे। ऐसे पोस्टपोन करते करते ना एक दिन आप क्या आ जाते हैं, एग्जाम के पास आ जाते हैं, तब आपके पास समय नहीं बचता, ठीक है ना। तो अपने आप को अभी से अगर इसमें लगा देते हैं, एंगेज कर देते हैं ना, तो चीजें काफी आसान हो जाएंगी, ठीक है। आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करिए, कोई भी एग्जाम, जरूरी का पीपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड है, जिस बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे कम्पिटिटिव एग्जाम हो, किसी भी दिन आपको काम को पोस्टपोन नहीं करना चाहिए। अगर मैंने आज काम दे दिया कि राइट एन आर्टिकल ऑन दैट टॉपिक का सच है, तो आप, और अगले दिन हॉलीडे है, तो आप आज ये काम को नहीं तैयार करेंगे, और कल छुट्टी है, छुट्टियां में याद नहीं ले, और छुट्टी में ऐसा तल्लीन हो गए कि क्या किए, भूल गए कि हमको होमवर्क मिला था, ठीक है हमको। और उसके बाद जब कोचिंग आने लगे तब आपको सर्दी तो होमवर्क बात तो कंप्लीट है ना, चला कहा सर जी बहुत करिए तो डंडा मार करिए ना, ठीक है। तो आप लास्ट में इस फिक्र पे आ जाते हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा सा काम आप लोग को अच्छे से कर डाला करिए ना, ठीक है। तो कल का होमवर्क आपके लिए है, सब चाहे आप यूट्यूब पे देख रहे हो चाहे आप ऑफलाइन बैच में हो, खूब अच्छे से इसको तैयार करके आना, ठीक है ना, कर पाइएगा। ओके नेक्स्ट वीडियो।